नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस चैनल के थ्रू हम लोग जो पढ़ते हैं, इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर आगे मैं बता दे रही हूँ कि क्लास 6 to 10th मैथ और साइंस, 11th 12th का मैथ और हम सीडीपी पढ़ते हैं। किसका? तो क्लास फॉर ऑल टेट एग्जाम के लिए सीडीपी। तो जैसा कि हम लोग अभी सीडीपी के क्लास में हैं, और जो भी इस चैनल पे नए हैं, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल का नाम है, ऊपर भी है, आप लोग को पता है, लूसी लर्निंग लैब। ये चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें टीचमिंट पे फॉलो कर सकते हैं। टीचमिंट का हमारा वेबसाइट है www. लूसी लर्निंग लैब डॉट टीचमेंट .in। ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास के चैप्टर का हम लोग का नाम है चैप्टर का नाम है हम लोग का अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन। अधिगम का आकलन और सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो अधिगम का आकलन क्या होता है, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अधिगम है क्या। अधिगम माने लर्निंग, ये तो आप लोग को पता है। तो अधिगम का उद्देश्य, अधिगम का उद्देश्य अधिगम प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। शैक्षिक उपलब्धि का आकलन होता है। ठीक है। ये अधिगम का उद्देश्य जो होता है वो अधिगम की प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि के ऊपर उसका आकलन जो होता है वही अधिगम का आकलन कहलाता है। यह आकलन कब शुरू होता है? यह आकलन जो है हम लोग का अधिगम का, वो शुरू से ही होता रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार होता है, मतलब एक बार चल के होता है। ठीक है। तो अधिगम का जो हम लोग का आकलन है, इसमें हम लोग एक बार ध्यान देते हैं कि अधिगम का हम लोग का जो आकलन है वो शुरू से होता रहा है और अभिभावकों द्वारा स्वीकार भी किया जाता रहा है। मतलब बचपन से ही हम लोग अधिगम के बारे में सीखते हैं, उसका आकलन होता है। यह एक संकल्पनात्मक आकलन होता है जो संपूर्ण शिक्षण सत्र के समाप्ति के पश्चात होता है। जो भी हम लोग सीखते हैं
मान लीजिए अभी हम लोग सीडीपी का चैप्टर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का वीडियो भी यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है, उसको देखना होगा तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो एक मिनट, ऐसा लाइटिंग प्रॉब्लम है जिसके चलते आप लोग को दिक्कत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग कोई चीज सीखते हैं तो सीखने के बाद अंत में उसका आकलन किया जाता है कि हम कितना सीखे। ठीक उसी प्रकार ये अधिगम का संकल्पनात्मक आकलन होता है जो संपूर्ण शिक्षण सत्र की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इस आकलन के द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम की क्षमता का क्या किया जाता है, आकलन होता है, और यह सतत मूल्यांकन का भाग है। प्रत्येक वर्ष शिक्षण वर्ष में 2 बार होता है एग्जाम, हम लोग का हाफ ईयरली और फाइनल 2 बार होता है ना। तो 2 बार हम लोग 2 साल में क्या क्या पढ़े उसके बारे में हमसे उसका आकलन किया जाता है। तो ये अधिगम का आकलन हो गया। अब बात आती है अधिगम के लिए आकलन। ये दोनों ये है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन। अधिगम का आकलन जो है वो संकल्पनात्मक आकलन होता है और अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो निदानात्मक होता है। कैसे होता है? तो जिन विद्यार्थियों की अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, ऐसे विद्यार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए इस आकलन का प्रयोग किया जाता है। वो था कि शिक्षण सत्र समाप्ति के बाद होता है और यहाँ जो प्रगति आशानुरूप नहीं होती है, मतलब जितना आशा किया गया है आशा के अनुरूप नहीं होता है, उसके लिए अधिगम के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। उसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद मान लीजिए जैसे हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाया, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने के बाद आप लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें पास हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर दिए। लेकिन वही अगर किसी दूसरे को हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाए, वो उसे नहीं समझा और उसके मैंने आशा किया था, मुझे आशा थी कि इस बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ तो ये सीख जाएगा, वो सीखा नहीं, तो उसके लिए जो हम अधिगम संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी और उसका जो आकलन करेंगे वो अधिगम के लिए आकलन होगा। यहाँ था अधिगम का आकलन, वो होगा अधिगम के लिए आकलन। तो वह एक उपचारात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, वह रचनात्मक भी होती है क्योंकि आकलन से प्राप्त परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों को फीडबैक दिया जाता है कि कितना कमी रह गई है, क्या सुधार करना है, कैसे उसको गृह कार्य करना है, कैसे कंप्लीट करना है, ये सारा कुछ। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा अपने टॉपिक पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है और पढ़ना है। वो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, ये दोनों दो चीज होता है। अधिगम का आकलन होता है संकल्पनात्मक मूल्यांकन आकलन और वो होता है निदानात्मक मूल्यांकन आकलन। अब बात आती है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। तो अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? तो बालक जो कुछ भी सीखता है, बालक जो है जो कुछ भी सीखता है या अधिगम करता है, वह उसकी जांच आवश्यक होती है, जिससे बालक के क्षमता योग्यता के साथ उन्नति का भी पता चलता है। मान लीजिए जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं चाहे ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो जितना कुछ पढ़ाए उसका जांच जरूरी होता है कि वो कितना मेरे बातों को समझा, कितना पढ़ा और कितना जाना।
तो बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये अधिगम का मूल्यांकन जो है और एक मापन भी है। तो अब मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है? मूल्यांकन तो हम लोग समझ गए कि वो सीखने के बाद उसका हम लोग जायजा लेते हैं कि कितना वो जाना, कितना समझा। लेकिन मूल्यांकन तथा मापन में क्या अंतर होता है, ये चीज हम लोग देखते हैं। मापन में अंतर, तो मूल्यांकन और मापन में अंतर के बारे में क्या होता है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, और मापन का जो क्षेत्र, मापन जो होता है वह किसी एक गुण या चर वेरिएबल का होता है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है, जबकि मापन मूल्यांकन से पहले होता है। पहले मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन उद्देश्य आधारित होता है, जबकि मापन के लिए कहा जाता है कि उद्देश्य आधारित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी संभव होती है। जब आदमी को, कुछ बच्चे का ही मूल्यांकन हम लोग करें, तो जब हम मूल्यांकन बच्चों का करते हैं तो ये एक निश्चित, अब जैसे सीटेट हम पढ़ा रहे हैं तो ये हम मूल्यांकन करेंगे तो मेरे बच्चे कितना सीडीपी जानते हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो सीटेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक उसी तरह से मूल्यांकन जो होता है उससे एक भविष्यवाणी संभव है, भविष्यवाणी किया जा सकता है, परंतु मापन के द्वारा भविष्यवाणी संभव नहीं है। घटना तथा तथ्य मूल्यांकन निर्धारण होता है, जबकि मापन घटना या परिणाम के लिए प्रतीक निर्धारण नहीं होता है। मूल्यांकन में स्थिति का निर्धारण किया जाता है और श्रेष्ठ, प्रथम, द्वितीय, वही मापन में उत्तर के आधार पे अंक प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये मापन और मूल्यांकन में अंतर था। मूल्यांकन के अंतर्गत बालक के व्यवहार के तीन प्रश्न क्या क्या होते हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। बालक के व्यवहार के तीन प्रश्न होते हैं। एक होते हैं, तीन प्रश्न होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो एक होता है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, तीसरा होता है ज्ञानात्मक। ये तीन होता है, तीन प्रश्न समाहित होते हैं। मूल्यांकन एक सतत और निर्माणात्मक प्रक्रिया है जो उद्देश्य केंद्रित होता है। मूल्यांकन से उद्देश्य निश्चित होता है कि ये किस पर्पज से किया जा रहा है और किस पर्पज से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है, तो इसको भी हम लोग देख ही ले। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी सकता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से समझते हुए आप लोग चलिएगा। तो अच्छे मूल्यांकन का क्या क्या विशेषता है? एक है वैधता यानी वैलिडिटी, दूसरा है विश्वसनीयता, जब विश्वसनीयता ही नहीं रहेगा तो विश्वास किस पर करिएगा आप लोग। तीसरा है व्यवहारिकता, चौथा है
तार्किकता यानी लॉजिकली रीजनिंग कह सकते हैं उसको, और पांचवा है उपयोगिता, कि उसका उपयोगिता क्या है। ये पांच जो है, ये पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा लोग। ये मूल्यांकन की, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता करके एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो ये पांच अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अब बात आती है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों ने विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन हेतु अब वार्षिक परीक्षा और संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद होने वाली परीक्षा के की जगह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जा रहा है। पहले क्या होता था कि ये साल में 3-4 एग्जाम होते थे, आप लोग भी दिए होंगे, हम भी दिए हैं, जिसको देहात में उसको छमाही, तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक ये सब बोलते थे। फिर बाद में आया सेमेस्टर सिस्टम, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। अभी भी पीजी करने वाले लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम देते हैं। हर 6 महीने का सेमेस्टर होता है। तो पहले जब भी पढ़ाया जाता था तो समग्र मूल्यांकन के लिए वार्षिक परीक्षा या संपूर्ण पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद क्लास में, हम लोग भी जब क्लास लेते हैं तो पूरा 1 महीना जब पढ़ा लेते हैं या 1 वीक पढ़ा लेते हैं, तो सैटरडे के सैटरडे हम लोग टेस्ट लेते हैं कि बच्चा कितना समझा है और कितना जानता है। तो पहले इस पर बल दिया जाता था, लेकिन अब जो है वो उस सब परीक्षाओं की जगह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जा रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन इसी सोच का क्या है, परिणाम है। इससे पता चल रहा है कि कितने बच्चे सब कुछ जानते हैं कि नहीं, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। तो ये दो, सतत और व्यापक मूल्यांकन, दो शब्दों से, सतत और व्यापक से मिलके बना है, इसलिए उसका नाम हुआ सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लें। विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन विद्यालय द्वारा विकसित परीक्षण और अनुसूची या फिर किसी संबंधित बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अब विद्यालय में जैसे हम लोग मैट्रिक के एग्जाम देते हैं, इंटर का एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएशन का देते हैं, 8 बोर्ड देते थे पहले, 6 से 7th का एग्जाम होता है। तो वो जो विकसित परीक्षण होता है या कोई संबंधित बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसी के द्वारा मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन स्कूल या विद्यालय स्तर पे होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों के बारे में जानने का क्या होता है, एक अवसर देता है कि बच्चे क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे हैं, ये सब चीजें। तो विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो बहुआयामी मूल्यांकन होता है, यानी मल्टीपर्पस जिसको कह लीजिए। विद्यालय आधारित मूल्यांकन को बहुआयामी मूल्यांकन भी कह सकते हैं या कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब बात आती है, ये तो था कि सब मूल्यांकन है, टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में हम लोग देख लें। मूल्यांकन की तकनीकियां।
ठीक है, ये सब मूल्यांकन की तकनीकियां होती है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है आत्मनिष्ठ, दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ, और तीसरा होता है प्रक्षेपण। ठीक है, आत्मनिष्ठ में क्या क्या आता है? तो आएगा आत्मकथा, प्रश्नावली, अनुसूची, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये आता है किसमें? आपका आत्मनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ में क्या क्या आता है? तो प्रेक्षण या निरीक्षण, प्रेक्षण या निरीक्षण, विद्यांकन सूची, समाज मिति, और रेटिंग स्केल। मूल्यांकन का ये भी एक रेटिंग स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करा दूंगी। प्रक्षेपण में क्या आता है? संरचित प्रक्षेपण, संरचित प्रक्षेपण, एक टैट, दूसरा एक होता है असंरचित प्रक्षेपण। प्रक्षेपण इसको कौन कौन किया था? तरोसा, रोसा, ऑल्टजमैन, और तीसरा अर्ध संरचित। ठीक है, ये सब जो है ये है मूल्यांकन की तकनीकियां यानी टेक्नोलॉजी। इस सब चीज के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। अब सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन क्या है? अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अगर हम पढ़ाए जा रहे हैं, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ाने का कोई फिर मतलब नहीं है। तो इसलिए वो अभिन्न अंग है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणालियों में छात्रों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा गया है। सतत मूल्यांकन अलग है और व्यापक मूल्यांकन अलग है। ठीक है, सतत मूल्यांकन का सतत मूल्यांकन जो है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि छात्रों की वृद्धि और विकास का मूल्यांकन एक बार के बजाय निरंतर, लगातार, क्योंकि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है और इनका मूल्यांकन करने के लिए वर्तमान में 3 प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। एक निदानात्मक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा संकल्पनात्मक। 3 तरह से मूल्यांकन होते हैं। जब कभी मैं एग्जाम आप लोग का बीत जा रहा है, अभी तो टाइम बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करना है। और एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी, जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट लगना नहीं है, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सके।
तो मैं बता रही थी कि सतत मूल्यांकन 3 तरह से होता है, निदानात्मक, रचनात्मक और संकल्पनात्मक। निदानात्मक वो जो बच्चों के का विकास जो होता है, अधिगम की प्रगति जो होती है वो आशानुरूप नहीं होता है, मतलब जितना हम लोग आशा करते हैं, जितना पढ़ते हैं और उससे आशा रखते हैं कि इतना वो सीखेगा, उतना नहीं सीख पाता है, तो वो उसका हम अलग तरीके से फिर से विश्लेषण करते हैं, फिर से बताते हैं, वो निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम की प्रकृति का आकलन और निर्धारण होता है, जैसे गृह कार्य हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, असाइनमेंट हुआ, क्विज टेस्ट हुआ, ये सब क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन है। और संकल्पनात्मक मूल्यांकन जो होता है, संकल्पात्मक मूल्यांकन वो होता है ऐसे मूल्यांकन प्रयोग संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है, मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद उसका उपलब्धि का आकलन किया जाता है। और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो सतत मूल्यांकन व्यवहार के सिर्फ संज्ञानात्मक मूल्यांकन करता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन तीनों पक्षों का करता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का टॉपिक था। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां में क्या क्या आता है, तो एक आता है आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार आंग्ल भाषा के इंटरव्यू का हिंदी का रूपांतरण है, ये सबको पता है, जिसका अर्थ होता है आंतरिक विचार, यानी हमारे भीतरी जो विचार हैं वो होता है साक्षात्कार। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग केवल बालकों के विचार और दैनिक जीवन के प्रयोग के अधिगम के ज्ञान को जाना जा सकता है। किसके थ्रू, साक्षात्कार के थ्रू, यानी इंटरव्यू के थ्रू। ये आंग्ल भाषा से लिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है प्रश्नावली। बालकों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची दी जाती है और उसके थ्रू उसका उत्तर देना होता है, तत्पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी एक क्वेश्चन पेपर हम दे दिए और उसे बालक सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसे हम टेस्ट करके, चेक करके और तब उसका मूल्यांकन करते हैं। इसका प्रयोग चित्रात्मक और शाब्दिक दोनों रूप से किया जा सकता है। उसके बाद होता है निरीक्षण। ये प्रयोग जो होता है व्यक्तिगत और सामूहिक अध्ययन के लिए किया जाता है। बालकों के मूल्यांकन के लिए ये विधि काफी उपयोगी है। इसके थ्रू वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, निश्चित, क्रमबद्ध और प्रमाणित क्वेश्चन होते हैं। व्यवहारवादी इस विधि के प्रयोग पे बहुत बल देते हैं। उसके बाद होता है दत्त कार्य यानी असाइनमेंट। बालकों को शिक्षक कुछ ऐसे दत्त कार्य प्रदान करते हैं जो सृजनात्मकता, मौलिकता, संगठनात्मक आदि गुण उसके अंदर छिपे होते हैं, जिसके चलते ये भी मूल्यांकन में काफी उपयोगी होता है। उसके बाद आवधिक मूल्यांकन परीक्षा होता है। सतत मूल्यांकन के लिए यह विधि उपयोगी होती है क्योंकि यूनिट में जो कुछ पढ़ाया जाता है उसकी परीक्षा ले ली जाती है यूनिट खत्म होने के तुरंत बाद। अभी मैं बताई ना कि सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होता है, तो पहले था कि 6 महीने पे एग्जाम होता था हाफ ईयरली, फिर 1 साल पे एग्जाम होता था फाइनल। अभी क्या है कि जैसे ही हम लोग प्राइवेट स्कूल में कहीं भी आप लोग जाइए, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत क्या होता है, यूनिट टेस्ट होने लगता है। तो ये आवधिक परीक्षा कहलाता है। ये अधिगम का भी तरीका है। अब होता है वार्षिक परीक्षा। यह व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयोगी विधि है। इसके अनुसार जांच, सूची, विवरण, वर्णनात्मक रिकॉर्ड आदि सतत और व्यापक मूल्यांकन में सहयोगी होते हैं। ये सब थे सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां। अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं तो मैंने आप लोग को इसके पहले लिखवाया है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन। वैधता क्या होता है, व्यवहारिकता क्या होता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लें। तो वैधता जो होता है, आइए बताते हैं, बोर्ड लिया है। वैधता, तो वैधता जो होता है, जब कोई मूल्यांकन अपने उद्देश्य जांच को पूर्ण करे और जितना अधिक पूर्ण करेगा उसकी वैधता उतनी अधिक होगी। मान लीजिए कोई मूल्यांकन हो रहा है
कोई मूल्यांकन होगा और उसको कंप्लीट करने पे, मूल्यांकन कंप्लीट करने पे वैलिडिटी होगी, वही उसका क्या कहलाएगा, वैधता कहलाएगा। शिक्षक को ऐसे प्रश्न की मूल्यांकन हेतु बनाए जाने चाहिए जो उद्देश्यों की पूर्ति करे, मतलब उसका उद्देश्य सही हो, जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से, जिस पर्पस से पेपर बनाया गया है वो सही हो। विश्वसनीयता क्या होता है, अगला इसका टॉपिक क्या है, विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता जो है, यह विश्वसनीयता से तात्पर्य क्या है, मूल्यांकन प्राप्तांकों की संगतता से, अर्थात एक ही परिस्थिति में परीक्षण या मूल्यांकन का परिणाम लगभग एक जैसा ही आए, वह क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन के लिए दिए गए प्रश्नों का अर्थ सभी छात्र एक समान ढंग से लगाए। उनके उत्तरों की जांच करते समय शिक्षक की मनोवृत्ति और पूर्वाग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़े। वस्तुनिष्ठ किसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए कि अगर कोई 10, मान लीजिए 10 विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, तो 10 विद्यार्थी के माइंड में ये रहे कि जो भी क्वेश्चन है वो एक एक नंबर का है और मुझे सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व किए, आंसर नहीं दिए तो मेरा 1 नंबर कट जाएगा। तो उससे टीचर को क्वेश्चन पेपर जांचने में भी सुविधा होती है और मन में कोई भावना भी, पूर्वाग्रह या मनोवृत्ति कुछ नहीं आती है। अब होता है व्यवहारिकता। मूल्यांकन को उत्तम कहलाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वह व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से सही है या नहीं है। प्रश्नों के उत्तर देने में और उसके क्रियान्वयन में भी कम समय लगे। मूल्यांकन में मानकीकरण, न्याय संगतता और उपयोगिता का गुण होना चाहिए और मूल्यांकन का एक मानक बना हो कि मूल प्राप्तांकों की व्याख्या करना आसान होगा। अगर कोई उसका स्टैंडर्ड हो, मानक हो, तो वो उसका आंसर देने में और उसकी व्याख्या करने में आसानी होती है। आइए 2-4 क्वेश्चन हम लोग कर ले, फिर हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। इसका सीटेट 2016 का क्वेश्चन है, मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन का केंद्र बिंदु जो है वो कैसा होना चाहिए, बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं, अध्यापक का कार्य घटाना नहीं, ये होना चाहिए अधिगम को आगे बढ़ाना, अधिगम को आगे बढ़ाना। ये सीटेट 2016 पेपर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्य से पूर्ण होता है। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि क्या हो, यदि क्या हो, केवल एक बार वर्ष के अंत में हो नहीं, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन हो नहीं, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, इसे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि को फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक
प्राप्त हो। ये भी 2016 का क्वेश्चन है। मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उनका उपचार। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? किस लिए आवश्यक होता है? ठीक है, तो अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए। किसके लिए? प्रेरणा के लिए। ये 2015 का क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। सीखने डैश आकलन। ठीक है, फिर आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित किया जाता है या करता है।
सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ये 2012 में भी पूछा था और एक बार और पूछा था। तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए, सीखने के लिए आकलन, और दूसरे में भराएगा के बीच संबंधों के सुदृढ़ीकरण द्वारा करता है। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का क्लास और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिगम का आकलन व सतत और व्यापक मूल्यांकन चैप्टर और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।